पार्ट 1 में हमने रोबोट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि रोबोट किस तरह की डिवाइस है, रोबोट के ऊपर कौन कौन से प्रिंसिपल्स और लॉ अप्लाई होते हैं, रोबोट का स्ट्रक्चर किस तरह का नज़र आता है, हम रोबोट का स्ट्रक्चर किस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रोबोट्स का क्या रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में। रोबोट्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मेडिकल साइंस में हेल्थ केयर सिस्टम में इस्तेमाल हो रही हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसका कोई बॉडी ऑर्गन लूज़ हो गया है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये जिस्म का नकली हिस्सा होता है जो आर्टिफिशियल रोबोट कहलाता है। इस आर्टिफिशियल रोबोट को हम रोबोटिक प्रोस्थेसिस कहते हैं। उसके बाद असिस्टिव रोबोट होते हैं कि जब किसी पेशेंट की हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के बाद उसको रिहैबिलिटेशन और उसका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ है उसको कवर करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होती है वो रोबोट फराहम करते हैं। उसके बाद अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन रोबोट, ये स्टेम सेल जो रॉ मटेरियल से बनते हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसमें ब्रेन के स्टेम सेल, हार्ट के स्टेम सेल, आई के स्टेम सेल ज़्यादा काबिल कदर हैं। उसके बाद जो सपोर्टिव रोबोट हैं ये लॉजिस्टिक की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को शिफ्ट करना हॉस्पिटल्स के अंदर ये रोबोटिक्स के ज़रिए की जाती हैं। फिर जो वाइट्रो एसेज की यहाँ बात हो रही है, ये वाइट्रो एसेज एक तरह का ग्रीन हाउस होता है जो वाइट्रो यानी ग्लास से बना होता है। इसके अंदर रोबोट परफॉर्म करते हैं एज ए फार्मर, एज ए साइंटिस्ट। इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, तो ये काम हम रोबोट से लेते हैं। टाइप्स ऑफ रोबोट्स यूज्ड इन हेल्थ केयर। रोबोट हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी टाइप्स के यूज़ हो रहे हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ प्रोस्टेट का इशू रहता है, हम रोबोट से प्रोस्टेट सर्जरी करवाते हैं। इसी तरह जो किडनी है वो भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है, उसकी सर्जरी भी हम रोबोट के ज़रिए करवाते हैं। गायनाकोलॉजी सर्जरी के लिए भी हम रोबोट्स को बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन जब सजेरियन सेक्शन होता है तो फीमेल के लिए ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। ऐसे मरहले में देखा गया है कि ज़्यादातर डेथ्स हो जाती हैं, तो फीमेल्स को गायनाकोलॉजिकल अगर कोई इश्यूज़ हो, ब्लड प्रेशर का इशू हो या उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है। ऐसी सर्जरीज रोबोट से करवाई जाती हैं। कोलिसिस्टेक्टमी यानी गाल ब्लैडर को जिस्म से रिमूव करना, ये सर्जरी इंतहाई कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें गाल ब्लैडर को रिमूव करते हुए अक्सर ये देखा गया है कि गाल ब्लैडर पंक्चर हो गया है और उसमें जो बाइल होता है वो एब्डोमिनल कंटेंट के ऊपर फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कंटेंट पॉइजनस हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन क्रिएट होता है और फिर देखा गया है कि इस वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है। इस तरह के सेंसिटिव ऑपरेशन करने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, रोबोटिक गाल ब्लैडर सर्जरी से एक सिंगल इंसिजन दिया जाता है जिसके ज़रिए इंतहाई कम ब्लड लॉस होता है और ऑपरेशन का जो स्कार मार्क होता है बॉडी के ऊपर वो भी तकरीबन नज़र ना आने वाला बनता है। कोलोरेक्टल सर्जरी, जिस्म के अंदर जो कोलॉन है जिसे हम रेक्टम भी कहते हैं या फिर एनल पार्ट जहां तक जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, उस तरह की सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हम रोबोटिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्निक से पहले सर्जन्स रेक्टम को पूरा खोलते थे और कोलॉन को पूरा ओपन करके
रिसेक्शन करते थे। इस तरह पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स में भी कॉम्प्लिकेशन सामने आती थी और बाकी कॉम्प्लिकेशंस के जरिए पेशेंट ये ऑपरेशंस नहीं करवाते थे। इस वजह से कोलोरेक्टल सर्जरी अब हम रोबोट के जरिए करवा रहे हैं। आई की सर्जरी में जो रोबोटिक टेक्निक यूज की जाती है वो आई के पोस्टीरियर बैंक तक पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई का जो पोस्टीरियर बैंक होता है, जैसे ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट में पहुंचने के लिए रोबोटिक टेक्निक यूज की जा रही है। हॉस्पिटल रोबोट्स में कॉम्प्लेक्स सर्जरी, जिसे डा विंची सर्जिकल सिस्टम कहा गया है, वो परफॉर्म करने के लिए हम रोबोट्स का यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल रोबोट्स सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद जो कैंसर की ट्रीटमेंट के हवाले से सर्जिकल नाइफ है, रोबोट सर्जिकल नाइफ के जरिए कैंसरस सेल को रिमूव कर देता है और सिर्फ वही पार्ट रिमूव करता है जो कैंसर का हिस्सा बन चुका होता है। इससे बाकी जिस्म के पार्ट महफूज रहते हैं। इस तरह की सेंसिटिव सर्जरी सिर्फ रोबोट से ही मुमकिन है। कुछ रोबोटिक टेक्निक यूज होती हैं हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेक्टर में। इनमें रोबोट ट्रांसपोर्ट करते हैं मेडिकल सप्लाई को। मेडिकल का कुछ सामान ऐसा होता है जो इंतहाई सेंसिटिव होता है और कुछ सामान ऐसा होता है जो बहुत भारी होता है। तो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रोबोट्स को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स में ये देखा गया है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड का फासला बहुत ज्यादा होता है। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए मेडिकल सप्लाईज की ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो हम रोबोट से लेते हैं। ऑर्थोसिस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पेशेंट अगर पैरालिसिस का है या उसकी सर्वाइकल स्पाइन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें अगर कोई इशू है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता, खुद चल नहीं पाता या खुद उठ नहीं पाता, उसमें हम रोबोट को प्लांट कर देते हैं जो पेशेंट की हेल्प करता है उसकी मूवमेंट करने में। उसके बाद एंडोस्कोप बॉट, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस्म के अंदर अगर कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, जैसे कि कोई छोटा बच्चा कोई खिलौने की चीज अपने मुंह के जरिए निगल लेता है, देखा गया है कि जो टेलरिंग के शोबे से वाबस्ता लोग होते हैं अक्सर औकात अपनी इन इंटेंशनल कंडीशन की वजह से वो सुई को या बटन को या किसी और ऑब्जेक्ट को निगल लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ओपन सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हम एंडोस्कोपिक बॉट का यूज करते हैं। इस एंडोस्कोपिक बॉट में एक कैमरा लगा होता है जो हमें फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर दिखाता है और फिर उस कैमरे के ऊपर कुछ गैजेट्स लगी होती हैं जिनके जरिए हम उस फॉरेन बॉडी को पकड़ लेते हैं और फिर उसी कैमरे की तार के जरिए हम उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ये टेक्निक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। डिसइंफेक्टेंट बॉट्स जो हैं ये इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि लेबोरेटरी में जब पेशेंट का सैंपल टेस्ट करने के लिए लाया जाता है तो वो पूरी तरह जर्म से भरा होता है। उन जरासीम को रोकने के लिए अगर हम बॉट्स को प्लांट करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जरासीम की ट्रांसपोर्टेशन को रोक देते हैं। देखा गया है कि ह्यूमंस पूरी तरह इस काम को परफॉर्म नहीं कर पाते। जरासीम उनके हाथों को, उनके कपड़ों को लग जाता है और वो जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल्स के बाकी वार्ड्स में जाना है, चाहे अपने ऑफिस में बैठना है, चाहे हॉस्पिटल से उन्होंने अपने घर में जाना है, तो जरासीम वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इस तरह डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड हुई हैं।
इस चीज से बचने के लिए डिसइंफेक्टेंट बॉट्स का यूज किया जा रहा है। माइक्रोबॉट टारगेटेड थेरेपी ज्यादातर ये कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए रेडिएशन थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। इसमें होता यह है कि हम रेडिएशंस को सिर्फ टारगेटेड जगह पर फायर करते हैं बॉट्स के जरिए, और फिर वो बॉट्स उस टारगेटेड सतह तक ही महदूद रहता है रेडिएशन को फायर करने के लिए। अगर रेडिएशन टारगेटेड जगह से थोड़ा सा इधर उधर फायर हो जाए तो बाकी हिस्सा जहां पर वो फायर हुई है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इस वजह से पेशेंट का ज्यादा नुकसान होता है, बजाय इन्फेक्शन क्योर होने के ज्यादा फैल जाता है। कंपेनियन रोबोट्स का इस्तेमाल लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। इसमें देखा गया है कि पेशेंट जब किसी बीमारी का शिकार होता है तो वो बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो या तो अपने आप को हार्म पहुंचाता है या सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। रोबोट एज ए कंपेनियन पेशेंट के साथ रहता है, उसकी दवाई खाने में मदद करता है, उसके खाना खाने में मदद करता है, उसके काम करता है, उससे बातें करता है और किसी तरह उसका जो मेंटल लेवल है उसको स्टेबल रखने में मदद फराहम करता है। अगर किसी जगह डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर्स की जगह रोबोट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए लॉन्च किया जाता है। रोबोट्स क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर असिस्टिव रोबोट की बात की जाए तो रोबोट बायोप्सी जैसा मुश्किल प्रोसेस भी परफॉर्म कर लेते हैं। बायोप्सी एक ऐसी टर्म का नाम है जिसमें पेशेंट का सैंपल लिया जाता है और उसे टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। बायोप्सी पेशेंट के इन्फेक्टेड पार्ट को रिसेक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि पेशेंट का इन्फेक्टेड हिस्सा लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाए ताकि पता चल सके कि उस पार्ट के अंदर कौन सा वायरस, कौन सी डिजीज पनप रही है। एंटीबैक्टीरियल नैनो रोबोट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि बैक्टीरिया एक तो इनविजिबल पार्ट के अंदर लाई करते हैं, दूसरा ये ऐसी जगहों पे अपना बसेरा करते हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में एंटीबैक्टीरियल नैनो रोबोट्स मुश्किल तरीन जगहों पर पहुंचकर उन बैक्टीरियाज को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनकी हिस्ट्री, बल्कि उनको किल करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। बायोमेडिकल रोबोट्स एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए प्लांट किए जाते हैं। बायोमेडिकल रोबोट्स का काम यह होता है कि अगर किसी क्लासरूम में एक वार्ड की बात की जा रही है तो बायोमेडिकल रोबोट उस क्लासरूम के अंदर एक वर्चुअल वार्ड का एनवायरनमेंट पैदा कर देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को सीखने में आसानी पेश आती है। दूसरा, बायोमेडिकल रोबोट्स ना सिर्फ डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, बल्कि उसका इलाज भी बताते हैं। रोबोटिक ऑर्गन या बायोनिक प्रोस्थेसिस का मतलब ये है कि अगर बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है, ज़ाया हो गया है, तो उस जगह हम आर्टिफिशियल ऑर्गन लगा देते हैं। ये आर्टिफिशियल ऑर्गन कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है और ये पेशेंट के लिए बिल्कुल रियल ऑर्गन जैसा ही परफॉर्म करता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम बेटरमेंट फॉर द ह्यूमंस इन हेल्थ केयर सेक्टर रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। इस लेक्चर से रिलेटेड
फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें